नमस्कार छात्रों, आज के लेक्चर में मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो चार्ज का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज ऑलवेज एसोसिएट्स विथ मास। बच्चों, चार्ज जो है वह हमेशा ही मास के साथ रहता है। इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि चार्ज केवल उन्हीं पार्टिकल्स को मिलता है जिसका कि रेस्ट मास नन जीरो होता है। यानी रेस्ट मास अगर जीरो हो गया तो उसे चार्ज नहीं मिलता है या चार्ज उस पर नहीं रहता है। जैसे कि गामा है, गामा फोटन है, तो ये जो गामा फोटन है इसका रेस्ट मास जीरो होता है, इसलिए उस पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि चार्ज आने का जो बेसिक कॉज है वह होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन किसी से जुड़ेगा तो जाहिर है कि थोड़ा मास लेकर के जुटेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो थोड़ा मास लेकर के वह रिमूव होता है। इस कारण से बच्चों, जब भी एक पार्टिकल चार्ज हो जाता है, एक सिस्टम को चार्ज प्राप्त होता है, तो उसके मास में स्लाइटली फर्क पड़ जाता है, उसकी मास थोड़ा चेंज कर जाता है। तो चेंजिंग होने का क्या मतलब हुआ? अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव्ड हुआ है, और इलेक्ट्रॉन अगर एक किसी सिस्टम से रिमूव्ड हो रहा है तो जाहिर है कि कुछ न कुछ मास लेते हुए वह रिमूव्ड होगा। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास थोड़ा डिक्रीज करेगा, स्लाइटली डिक्रीज करता। और अगर एक सिस्टम निगेटिवली चार्ज हो रहा है, इसका मीनिंग है उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो जाहिर है कि मास के साथ ऐड होगा। इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज होने पर मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बच्चों, इसे जरूर हम सभी याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे कि जब भी एक सिस्टम चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर आपको यह दे रहा है कि सिस्टम चार्ज हो जा रहा है तो यहां इसका मीनिंग ये होगा कि मास may increase और may decrease। लेकिन अगर बच्चों यह कहा जा रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो फिर मास स्लाइटली डिक्रीजेस, मास थोड़ा सा घटेगा। और अगर आपसे यह कहा जा रहा है कि नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसका मीनिंग ये होगा कि मास स्लाइटली इंक्रीजेस, मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बच्चों, ये बिल्कुल ही आपके ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए कि अगर एक सिस्टम चार्ज हो रहा है तो मास बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो मास डिक्रीज करेगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा। अब भाई बच्चों, मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। दूसरा ये है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, या आप यूं कह सकते हो कि नॉन रिलेटिव। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मीनिंग ये होता है कि जो नहीं बदलता है वह नॉन वेरिएबल होता है, इनवेरिएबल होता है। तो बच्चों, यहां पर इनवेरिएंट का मीनिंग यह है कि एक पार्टिकल को आप कोई भी स्पीड दे दो, उससे उस पार्टिकल के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आप सभी जानते हो कि अगर एक पार्टिकल को लाइट का कंपेरेबल आप स्पीड देते हो तो उस पार्टिकल की जो मास है वह चेंज कर जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर इनवेरिएंट का ये मीनिंग है,
इनवेरिएंट का मीनिंग हो गया कि चार्ज रिमेन सेम। इसको आप यहां समझ सकते हैं, अगर हम मान लेते हो क्यू नॉट इक्वल, आप मान लेते हो ये रेस्ट मास है। रेस्ट मास का मीनिंग हो गया कि पार्टिकल रेस्ट चार्ज, सॉरी रेस्ट चार्ज है, ये रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज है। रेस्ट चार्ज का मीनिंग होगा बच्चों जब पार्टिकल रेस्ट में तो उसका कंडीशन में चार्ज है, वो हो गया क्यू नॉट। और क्यू अगर मान लेते हो कि चार्ज वेलोसिटी v, देन तो फिर ये जो काइनेटिक चार्ज है Q, ये इस रेस्ट चार्ज के बराबर ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों मास में फर्क पड़ता है, मास में फर्क पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि मास पर क्या फर्क पड़ता है। ये देखिएगा, अगर आप ये मान लेते हो कि m0 इज इक्वल टू रेस्ट मास, या रेस्ट मास है, m इक्वल आप मान लेते हो मास एट वेलोसिटी v, तो बच्चों मास में फर्क पड़ता है किस रिलेशन से, तो m इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो आप देख पा रहे हो कि वेलोसिटी के साथ मास में परिवर्तन होता है, लेकिन चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए बच्चों हम सभी कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। दूसरी बात, चार्ज जो है इसे आप किसी भी फ्रेम से आप वॉच करो, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं चार्ज इज नॉन रिलेटिव, यानी यह रिलेटिव नहीं होता है। अब अगला प्रॉपर्टी आप देखें वो ये कि जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होता है तो यह केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उत्पन्न करता है। रेस्ट कंडीशन में ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन रेस्ट, अगर रेस्ट में है ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाता है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पर दोनों आ जाता है। और यदि चार्ज एक्सीलरेशन में आ जाता है बच्चों, एक्सीलरेशन में आ जाता है, तब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके साथ साथ उससे रेडिएशन भी निकलता है, ईएम वेव का रेडिएशन आता है। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं ये था तीसरा, ये था नंबर 4 और ये नंबर 5। तो मैं 5 प्रॉपर्टीज को मैंने आपके साथ यहां पर जिक्र किया है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस मैग्नेटिक, और यदि एक्सलेशन में आ गया चार्ज अगर एक्सलेशन में आ जाता है, एक्सलेशन में आता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट प्लस रेडिएशन, यानी ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे निर्गत होता है, उससे रेडिएट करता है। अब अगले प्रॉपर्टीज के लिए बोर्ड साफ होना जरूरी। आइए जल्दी मैं आपके साथ फिर ज्वाइन करता हूं। आइए बच्चों, इसे इस प्रकार भी हम सभी समझते हैं, एक चार्ट के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ये ना आपको स्टेट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज रेस्ट की कंडीशन में बच्चों तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक नहीं होगा, रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उस कंडीशन में बच्चों इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक भी होगा, लेकिन रेडिएशन नहीं निकलेगा। जब चार्ज एक्सीलरेशन में होगा बच्चों, एक्सीलरेशन में आ जाता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और रेडिएशन ये तीनों ही उससे हो जाता है।
तो ये रहा आपका तीन कंडीशन, जबकि चार्ज रेस्ट में होगा, ओनली इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक नहीं, रेडिएशन नहीं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक भी होगा, रेडिएशन नहीं होगा। और यदि एक्सेलरेशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और रेडिएशन, ये तीनों प्रभाव देखने को मिलता है। अब आइए बच्चों अगली प्रॉपर्टीज को मैं आपके सामने लाता हूँ। ये था नंबर 6 में बच्चों, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। चार्ज होता है एडिटिव होता है। एडिटिव का मीनिंग यह हुआ कि एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर अलग अलग चार्ज, अलग अलग पार्टिकल्स के चार्ज Q1, Q2, Q3 हैं, तो उस सिस्टम का जो नेट चार्ज निकलेगा बच्चों वह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी सभी की अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि चार्ज जो हुआ एक स्केलर है, इसलिए चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक लॉ से जोड़ा जाता है और यही प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। नंबर 7 में, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है बच्चों। और आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये बिल्कुल उसी तरह का कंजर्वेशन है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी ट्रू होता है। नंबर 8, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बच्चों ये जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज होने का मीनिंग यह हुआ कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वह चार्ज की क्वांटम ई का कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी एन जो यहाँ पर होगा वह आपका एन हो सकता है आपका 1, 2, 3, 4 सो ऑन, यानी एक कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जबकि ई क्वांटम ऑफ चार्ज आप जानते हो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज होता हुआ क्वांटाइज्ड होता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए आप बच्चों, जब आप चार्ज किसी भी कंडक्टर को दे देते हो, कंडक्टर को इंजेक्ट कर देते हो चार्ज, जैसे ही आप चार्ज यहाँ पर कंडक्टर को इंजेक्ट कर दो तो ये चार्ज क्विकली इसके सरफेस पर चलाता है और फिर ये इसके सरफेस पर स्प्रेड कर जाता है। तो चार्ज होता है वह किसी भी कंडक्टर में इंजेक्ट करने पर वह वहां नहीं रह करके उसके सरफेस पर चलाता है। इसलिए आप देखें अगर यह कंडक्टर है बच्चों तो कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्ज एग्जिस्ट करता है, उसी कंडीशन में वह रेस्ट में रहता है। केवल मूविंग चार्ज कंडक्टर के इंटरनल पार्ट में होता है, बल्कि स्टैटिक चार्ज कंडक्टर के केवल सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। नंबर 10 में आप देख सकते हो, अगर बच्चों एक इंसुलेटर है, अगर मान लीजिए इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के इंटरनल पॉइंट पर अगर आप चार्ज को इंजेक्ट कर देते हो तो जिस पॉइंट पर आप चार्ज इंजेक्ट करो वही रह जाएगा। यानी चार्ज जो है वो इंसुलेटर के प्रत्येक वॉल्यूम के प्रत्येक भाग में रह सकता है। यानी अगर इंसुलेटर है चार्ज हर जगह रह सकता है। अगली प्रॉपर्टी आप देखिए चार्ज का, वो ये कि अगर कोई कंडक्टर बच्चों तो कंडक्टर का जो पॉइंटेड पोर्शन होता है, अगर मान लें कि ये पॉइंटेड पोर्शन है, ये पॉइंटेड पोर्शन है, तो यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी यहाँ पर चार्ज काफी ज्यादा आपको मिलेगा और फिर जो फ्लैट सरफेस है वहां पर चार्ज कम होता है, वहां पर डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जिसे हम लोग सिग्मा दिखाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का, यानी सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r। यानी कर्वेचर जब छोटा होगा तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वह बड़ा हो जाता है। तो बच्चों ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं चार्ज डेंसिटी और मेजरमेंट ऑफ चार्ज को।
बच्चों आइए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं चार्ज डेंसिटी को। ये चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या है बच्चों? यूनिट लेंथ, यूनिट सरफेस एरिया और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का वैल्यू आता है वही चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो बच्चों यहाँ स्पष्ट है कि ये जो चार्ज डेंसिटी होते हैं ये तीन प्रकार के चार्ज डेंसिटी हो गए। तो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का हो गया। इसमें से पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी प्रयोग तब किया जाता है जबकि एक थिन कंडक्टिव वायर पर चार्ज होता है। बच्चों अगर कंडक्टिव वायर बहुत ही थिन होता है, चार्ज उसकी लेंथ के अलोंग एग्जिस्ट करता है और उसके यूनिट लेंथ पर जो चार्ज का वैल्यू आता है वही उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज को अगर टोटल लेंथ से डिवाइड करते हैं तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी करना है, इसे लेमडा से डिनोट करते हैं, क्यू बाय एल हो गया। बच्चों अगर इसकी ऐसा यूनिट आप देखना चाहोगे तो ऐसा यूनिट बिल्कुल क्लियर है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज के लिए हो गया कूलाम और लेंथ के लिए मीटर, कूलाम पर मीटर इसका ऐसा यूनिट हो गया। डेफिनेशन भी आप निकाल सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं। बच्चों दूसरा जो है वह है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों ऐसा है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है या मेटल प्लेट होता है, चार्ज उसके सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। स्टैटिक चार्ज कंडक्टर के या मेटल के केवल सरफेस पर ही एग्जिस्ट करता है और उसके यूनिट सरफेस एरिया पर जो चार्ज का वैल्यू आता है उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बच्चों सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये रहा सिग्मा और ये हो जाएगा चार्ज बाय एरिया। टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया हम लोग कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। और यदि इसकी ऐसा यूनिट आप जानना चाहते हो तो बिल्कुल आसान हो गया, ये बहुत इजी हो गया क्योंकि चार्ज बाय एरिया है तो चार्ज के लिए कूलाम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और जो तीसरा है बच्चों वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों ऐसा है कि कोई भी इंसुलेटर है तो चार्ज उसके इंटायर वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके किसी भी पॉइंट पर चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। जहां आप चार्ज दे देंगे इंसुलेटर के, जिस पॉइंट पर आप चार्ज इंजेक्ट कर देते हो वो वहीं रह जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक इंसुलेटर के वी वॉल्यूम का चार्ज जो है वह क्यू है, तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हम लोग निकालेंगे इसे ये रो, ये बराबर हो जाएगा चार्ज डिवाइड वॉल्यूम, यानी टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज डिवाइड टोटल वॉल्यूम। और यदि इसकी ऐसा यूनिट आप जानना चाहो तो ये भी आसान ही है, ये हो जाएगा आपका कूलाम पर मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों उसकी जैसा यूनिट होता है वह कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। तो तीन प्रकार का चार्ज डेंसिटी हो गया। पहला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब आइए बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि हाउ चार्ज इज मेजर्ड, तो मेजरमेंट ऑफ चार्ज को आइए हम सभी देखते हैं कि चार्ज को हम लोग आखिर मेजर कैसे करेंगे।
मेजरमेंट ऑफ चार्ज में मैं सबसे पहला पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये कि व्हेन स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम। तो बच्चों यदि स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चूंकि सिस्टम से बाहर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ मास लेते हुए बाहर होगा, तो मास डिक्रीजेस। मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? तो डेल्टा एम इक्वल टू एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इक्वल टू 9.11 10⁻³ किलोग्राम। और फिर बच्चों चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गया, तो गेट्स पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को गेट करेगा। कितना गेट करेगा? ये रहा डेल्टा क्यू, तो ये बराबर होता है प्लस एन ई, जहां पर ई क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमें याद रखना है कि अगर एक सिस्टम से, एक पार्टिकल से स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है तो उसका मास डिक्रीज करता है। तो मास कितना डिक्रीज करेगा? ये रहा आपके पास, और फिर चार्ज जो है उसे पॉजिटिव चार्ज मिलता है। इसका उल्टा नंबर 2 में आप देख सकते हो, when a small n electrons are added, यदि स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाता है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एक सिस्टम से तो उसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। तो मास इंक्रीजेस, तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि मास इंक्रीजेस, मास जो होगा वह बढ़ेगा। तो कितना मास बढ़ेगा? तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, डेल्टा एम इक्वल टू एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वह निगेटिव चार्ज को गेन करेगा, तो यहाँ पर गेट्स निगेटिव चार्ज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट्स निगेटिव चार्ज। और चार्ज कितना हो जाएगा? तो डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस एन इंटू ई क्वांटम ऑफ चार्ज। अब बच्चों इस पर सवाल बना लेना बेहतर होगा। ये जस्ट मैं आपसे फिर जुड़ता हूं और मैं आपके सामने लाता हूं 2 इंपॉर्टेंट सब। दो क्वेश्चंस देखिए बच्चों, यहां पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए पार्टिकल सो इट गेट्स 1.0 कूलम ऑफ चार्ज। तो बच्चों यहां पर आपसे यह कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे कि 1.0 कूलम चार्ज आएगा। तो आपको देख सकते हो कि यहां पर Q इक्वल टू दिया हुआ 1.0 कूलम, और आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से आप आते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो फिर एन इक्वल Q डिवाइड प्लस माइनस ई। चार्ज आपको 1.0 कूलम दिया हुआ है और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, दैट मीन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम्स कैंसिल हो जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19। बेहतर होगा इसे 10 आप ले ले तो 10/1.6, तो ये हो जाएगा 10⁻18, और अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 आपको आंसर आ जाता है। तो जाहिर है कि ये ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18। और इसे प्राय पूछा जाता है कमीशन में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाना चाहिए।
अब आइए अगला सवाल आप देखिए, 2.5 into 10 power 20 electrons are removed from a particle to find charge arises on it and decrease in mass। तो बच्चों यहाँ पर रिमूव्ड किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एन जो है आपको, ये आपको 2.5 into 10 power 20 आपको दिया है। चार्ज रिमूव किया है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्ज Q इक्वल होगा प्लस एन आपका हो गया 2.5 into 10 power 20 और E का वैल्यू 1.6 10 power -19 कूलम। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.5 into 1.6 10 power 20 -19 कूलम में होगा। ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को 1.6 से 4.0 आता है और यहाँ आपको 10 आ गया, तो आंसर होगा आपका 40 कूलम। तो यहाँ पर 40 कूलम का चार्ज आपको मिल रहा है बच्चों, कब? जबकि 2.5 into 10 power 20 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा तब। जितना पहला का आंसर। अगर आप दूसरा आप देखना चाहो तो यहाँ पर करें डिक्रीज इन मास, तो डिक्रीज इन मास डेल्टा एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हो जाएगा 2.5 into 10 to power 20 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 power -31 किलोग्राम। तो फिर ये आपका आ जाएगा 22.775 into 10 power, ये आपके आ गया 20 -31 किलोग्राम। तो 22.78 into 10 power -11 किलोग्राम आपका आंसर आ रहा है। तो यदि आपसे यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और मास कितना उसका डिक्रीज करेगा, तो वह भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब आइए हम सभी जानते हैं कि आगे फिर चार्ज को किस तरह से हम लोग मेजर करेंगे, जबकि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, या आपसे किसी एलिमेंट के पार्टिकल से पर चार्ज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे उसे भी हम लोग जानते हैं। बच्चों हम लोग यह जानते हैं कि यदि एक कंडक्टिव वायर, चार्ज कंडक्टिव वायर के किसी लेंथ पर निकालना होगा चार्ज को तो कैसे निकालेंगे। ये बहुत आसान है। जैसे अगर आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा है तो ये नंबर 3 को मैं आपको लाता हूं कि चार्ज ऑन लेंथ L of a conductive wire अगर एक कंडक्टिव वायर का लेंथ L है तो चार्ज को हम लोग निकालेंगे लेमडा इंटू एल से। लेमडा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी और एल हो गया लेंथ, तो लेमडा इक्वल टू हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि चार्ज ऑन एरिया S ऑफ ए, एरिया डेल्टा S में लिखता हूं, डेल्टा S ऑफ ए कंडक्टिव प्लेट, तो बच्चों यहां पर जो चार्ज होगा Q इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। और फिर अगर आपसे यह पूछा जाए चार्ज इन वॉल्यूम V ऑफ एन इंसुलेटर, तो उस कंडीशन में Q इक्वल रो लिखेंगे रो इंटू V। रो हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
अब अगला देखिए आप बच्चों, यदि आपको एक एलिमेंट पार्टिकल के मास दिया जाता है, उसके एटॉमिक वेट आपको दे दिया जाता है, मान लो m इक्वल टू हो गया मास ऑफ एलिमेंट पार्टिकल और a हो गया आपका एटॉमिक वेट। तो बच्चों इस कंडीशन में जबकि एक एलिमेंट पार्टिकल का मास आपको दिया हुआ और एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा, इस मास को आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब एक मोल में कितने एटम्स की संख्या होगा तो वह एवोगाड्रो नंबर बताता है। तो जाहिर है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आप निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा n डिवाइड a इंटू कैपिटल N हो गया एवोगाड्रो नंबर, जो कि आप जानते हैं n हो गया आपको यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 पर मोल होता है बच्चों, ये भी आपको याद रखे रहना। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है। पहला आपसे ये पूछ सकता है कि इफ XX इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम्स, अगर प्रत्येक एटम में से XX इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हुआ तो n इक्वल टू हो गया आपका m डिवाइड a इंटू कैपिटल N, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, और सभी एटम्स में XX इलेक्ट्रॉन लिखा जा रहा है, तो आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। और अब तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर आप चार्ज निकालते हो क्यूब तो होता है n इंटू ई, और यदि आप यह निकालते हो चेंज इन मास डेल्टा m, तो ये जानते हो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप दोनों जवाब दे सकते हो। जैसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक आयरन पार्टिकल का मास m दे दिया गया आपसे, उसकी एटॉमिक वेट आपको दे देता है और आपसे यह कहता है कि उसके प्रत्येक एटम में से अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाए तो फिर वहां पर टोटल कितना चार्ज मिलेगा और उस पार्टिकल के मास पर क्या फर्क पड़ेगा, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से इसमें जो नंबर 2 होगा, नंबर दूसरा कंडीशन आएगा, और दूसरा कंडीशन यह आएगा कि यदि टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से x% को रिमूव किया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसे भी मैं आपको दिखलाता हूं। इसके बाद देखिए बच्चों, अब ऐसा हो सकता है कि आपसे यह दे सकता है कि x% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, यहां पर जो आप बच्चों देख रहे हो यहां पर करके XX इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम्स, लेकिन यहां पर अब आपसे यह कहा जा रहा है कि x% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो बच्चों देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, यहाँ इस कंडीशन में आप देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हो रहा है। तो सबसे पहले n इक्वल टू आप निकाल रहे हैं, तो ये हो गया m डिवाइड a, ये हो गया नंबर ऑफ मोल, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई किए थे, नंबर ऑफ एटम्स हो गया, और एक एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है उसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो Z से हम मल्टीप्लाई करते, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया बच्चों,
अब इसे आप x% इसका निकालना तो x/100 यानी आ गया। तो देयरफॉर अब आप यहाँ पर निकाल सकते हो चार्ज। तो चार्ज की इक्वल टू हम सही पढ़े कि n इंटू ई। और यदि आपको यह निकालना है डिक्रीज इन मास, तो फिर डिक्रीज इन मास के लिए ये रहा डेल्टा m इक्वल ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और ये रहा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ से निकल जाएगा डिक्रीज इन मास। यहाँ एक एग्जांपल आप देख लें, बेहतर होगा आपके लिए। ये देखिए आप, मान लो कि मास ऑफ आयरन पार्टिकल आपको दिया हुआ है, मास ऑफ आयरन पार्टिकल। आयरन पार्टिकल की मास m इक्वल मान लेंगे 224 मिलीग्राम आपको दिया हुआ है। ग्राम में कन्वर्ट करो तो ये 224 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। और फिर आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपको मालूम है, ये आपको 26 होता है। और फिर इसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपको 56 ग्राम पर मोल, ये इसका एटॉमिक मास आता है। तो बच्चों अगर इस कंडीशन से सवाल पूछा जाए, अगर आपसे यह कह दिया जाए कि x इलेक्ट्रॉन्स या आप x का वैल्यू दे दें, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम्स, तो इस कंडीशन में अगर इस सवाल को आप बनाएंगे तो फिर इस फॉर्मूला का यूज करते हो आप। इसी सवाल को मैं लेता हूं, जबकि ये रहा मास 224 मिलीग्राम और फिर ये Z 26 है और ए आपका 56 है। तो अगर इस कंडीशन आप बनाते तो आप लिखते 224 10⁻³ डिवाइड 56 6.0 ही ले लो सुविधा के लिए 10⁻23 और फिर x की वैल्यू आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर मान लें कि 1 इलेक्ट्रॉन देते थे, x के बदले आप 1 रखते हो, x हो गया। तो यहाँ से आपको n निकल जाता है और फिर जब n निकल जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव निकल जाता है, तो उसके बाद चार्ज निकालना बिल्कुल आसान है। यहाँ आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आप देख लीजिए, ये 4 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, तो इसकी वैल्यू निकालेगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻23 तो हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड आप निकाल पा रहे हो, तो जाहिर है कि चार्ज निकालना, तो चार्ज की इक्वल टू आप तो जानते हो ना कि n इंटू ई, तो हो जाएगा 24 इंटू 10⁻20 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होगा। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये देखिए मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो मल्टीप्लाई करके ये आपका हो जाएगा 4 हो गया, ये रहा 36.4 इंटू 10⁻, ये देखिए 10 हो जाएगा कूलम, दैट मीन 364 कूलम आपको चार्ज मिलेगा। तो ये देखिए आप इस कंडीशन में आप निकाला। लेकिन अगर आपसे यह कह देता है कि x इक्वल 0.01% यानी इतने परसेंट को निकाला जाता है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड यहाँ पर चेंज करेगा। यहाँ पर आप लिखोगे m, ये रहा m डिवाइड a, तो m का वैल्यू आप रखते हो 224 इंटू 10⁻−3 और ये हो गया 56 6.0 10⁻23 और फिर यहाँ पर बच्चों z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 26 हो जाएगा और फिर x के बदले 0.01/100, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। और जब ये कैलकुलेट आप कर लेते हो तो फिर चार्ज की इक्वल टू NE से आप बना लोगे, सवाल आसानी से आपसे बन जाता है। तो इसी चीज को आपको ख्याल रखना होगा कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन में अगर आपसे यह कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम्स, देन यू शुड टू फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड बिफोर यू शुड टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो बच्चों आपको सबसे पहले यही निकालने में फायदा होगा कि नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल लो, उसके बाद नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो चार्ज निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा कि जब कोई एलिमेंट्री पार्टिकल की मास आपको देता है और उस कंडीशन में अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप इस रूल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन बच्चों यदि किसी कंपाउंड पार्टिकल की मास दिया जाए और उस कंडीशन मुझे क्या करना है,
तो आइए जस्ट मैं फिर साहब मेरी मुलाकात होगी आपसे, जबकि मैं कंपाउंड पार्टिकल पर चार्ज अराइजेस को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिखलाता हूँ। एक और नंबर देख लें आप, इसमें आप मान लो कि नंबर 7 में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मास ऑफ कंपाउंड पार्टिकल इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट यहां पर यूज होगा। मोलिकुलर वेट अगर से आप m0 मान लेते हो बच्चों, तो सबसे पहले तो यहां पे ये देखो कि नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जो रहा मास ऑफ पार्टिकल, इसे मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हो तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। और एक मोल में जो नंबर ऑफ मोलिकुल्स होता है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स आप देखो, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, तो इसके लिए आप क्या कहते हो, ये रहा नंबर ऑफ मोल m डिवाइड m0, और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे लगा दो नंबर से, अब ये हो गया नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो गया। अगर आप ये मान लेते हो लेट z इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोलिकुल, अगर एक मोलिकुल में z इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा m डिवाइड m0 इंटू n इंटू z। ये हो गया नंबर ऑफ मोल, एवोगाड्रो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया नंबर ऑफ मोलिकुल्स, और z से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपसे यह कहा जाता है कि x% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर x% को रिमूव किया जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो इस कंडीशन में n इक्वल आपका आएगा m डिवाइड m0 इंटू n इंटू z, और फिर ये हो जाएगा आपका x/100। और जैसे ही ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आ गया तो फिर चार्ज के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ही Q इक्वल टू Ne, ये आप यूज कर लेंगे, सवाल आपका बन जाता है। अब आइए यहाँ पर एक एग्जांपल देख लिया जाए। मान लो कि मास ऑफ वाटर की मास m इक्वल 90 मिलीग्राम आपको दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वाटर की मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, अब इसकी मोलिकुलर वेट आप निकालते हैं तो m0 इक्वल, ये देखिए इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो हो जाएगा 1 इंटू 16, ये ग्राम में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो बच्चों सबसे पहले आप m0 को आप निकाल लेते हो, तो m0 आपका हो गया 18 ग्राम पर मोल हो गया। अब आप z को निकाल लेते हो, तो देखिए वाटर में आप z अगर निकालते हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और हाइड्रोजन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इंटू 1, और फिर ये ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और एक मोलिकुल है तो 1 इंटू 8, तो आपका z इक्वल टू 10 आ जाता है। और सपोज कर लीजिए कि आपको यह दे देता है कि x इक्वल 0.01% इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड n इक्वल टू आप लिखोगे m डिवाइड m0 कैपिटल N इंटू z इंटू x/100। आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो m आपका है 90 इंटू 10⁻³ m0 18 हो गया, n
6.0 10⁻23 ही मान लो, z आपका 10 आ रहा है और x 0.01/100। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आपका निकल जा रहा है, और जैसे आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो चार्ज भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ ये देखिए, ये हो जाएगा 5 × 6.0 × 10 और फिर ये 10⁻³ + 23, और फिर ये देखिए आप 100, ये 10⁻⁴ तो ये हो जाएगा +4, 30 × 10 पावर आप देख सकते हो 25 हो जा रहा है बच्चों, 30 × 10⁻25 हो जा रहा है। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो, यहाँ पर -4 हो, एक्चुअली ये -4 होगा, या 16 हो, एक्चुअली 16। n आपका फाइंड आउट हो जाना है, तो Q भी निकल जाएगा आपका 30 × 10⁻16 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये रहा आपको चार्ज। और फिर लॉस इन मास भी आप निकाल सकते हो कि वाटर के मास में कितनी कमी होगी, तो उसके लिए आपको यूज करना है लॉस इन मास, डेल्टा M = n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप लॉस इन मास भी निकाल सकते हो। तो बच्चों ये रहा आपको हाउ चार्ज इज मेजर्ड इन डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में चार्ज को किस तरह से मेजर किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर प्रत्येक कंडीशंस को बतला दिया है, और PDF में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आपको उन प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बिल्कुल ही सही हो जाओगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।